हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हमने चैप्टर 3 पढ़ चुके हैं, डेट इज़ रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स। ठीक है, अभी हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है हमारा द फोर्सेस। ठीक है, चैप्टर 4 फोर्सेस। तो अभी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं हम। तो अगर हम फोर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए यार फोर्स है क्या चीज़, व्हाट इज़ फोर्स। तो फोर्स क्या, सिंपली इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब भी इंटरेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का तो कुछ ना कुछ फोर्स लगता है। इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन तो हम आगे चैप्टर्स में देखेंगे, तो फिलहाल हम एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ठीक है, जब भी किसी दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है, फोर्स हो रहा है। सपोज आप ना गेट खोलते हो, तो गेट खोलते टाइम क्या करते हो आप, ये मेरा गेट है, तो गेट खोलते हो आप, उस टाइम आप फोर्स लगा रहे हो ना एक, ये मेरा क्या है, फोर्स है। और फोर्स की एक खास बात क्या है, जब आप गेट को खींच रहे हो ना तो गेट भी आपको कुछ ना कुछ खींच रहा है। ये शायद आपको ना पता हो, लेकिन गेट भी आपको थोड़ा सा खींच रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, एक्शन और रिएक्शन। जो क्या है मेरा, न्यूटन का थर्ड लॉ। अगर आपने 10th में पढ़ा हो, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन मेरा क्या कहता है, यहाँ पर डेफिनेशन देख ही लेते हैं। ठीक है, आगे भी हम देखेंगे अच्छे से। इफ अ बॉडी इफ अ बॉडी ए exerts a force F on another body B, then B exerts a force B exerts a force F minus F on A. The two forces the two forces acting along the line joining the bodies. ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये डेफिनेशन है किसकी, न्यूटन थर्ड लॉ की। अगर कोई ऑब्जेक्ट बॉडी ए है, वो एग्जैक्ट फोर्स लगाता है किसी अनदर बॉडी पर बी पर। ठीक है, सपोज मेरी बॉडी ए है और ये बी पर फोर्स लगाता है मेरा कितना, एफ। तो बी भी एक फोर्स लगा रहा है किस पर, ए पर, डेट इज माइनस एफ। और इसका क्या मतलब है, द टू फोर्सेज एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग द बॉडीज। ठीक है, ये जो बॉडी को ज्वाइन कर रही है लाइन अलोंग द फोर्सेज, ये इस लाइन में जो फोर्सेज हैं वो काम कर रही हैं। ठीक है, मुझे इतना समझ आ गया फोर्स है क्या चीज़, मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा। ठीक है, डेफिनेशन तो हम आगे देखेंगे, लेकिन मुझे पता है किसी चीज़ को अगर मैं मूव कर रहा हूँ तब मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है। मैं किसी चीज़ को उठा रहा हूँ, कॉपी उठा रहा हूँ, तब मुझे फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, अगर कोई बुक अगर टेबल पर रखी हुई है तब भी फोर्स लग रहा है। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा लेकिन तब भी फोर्स लग रहा है। बुक टेबल पर फोर्स लगा रही है एंड टेबल उसके रिएक्शन में बुक पर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स लग रहा है। एंड एक और क्वेश्चन आता है, क्या हमेशा लिविंग बींग ही फोर्स लगाती है, नहीं, जो नॉन लिविंग बींग होती हैं वो भी फोर्स लगाती हैं। सपोज जैसे हमने टेबल का एग्जांपल लिया। एंड एक और चीज़, ठीक है, इतना मुझे समझ आया, एक ब्रीफली मुझे आइडिया मिला फोर्स क्या चीज़ है, कैसे काम कर सकती है, ये सब हम आगे देखेंगे डेफिनेशन में। फिलहाल हमने एक ब्रीफली आइडिया ले लिया फोर्स क्या चीज़ है। ठीक है, और फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है ना, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, वो क्या होती है, न्यूटन होती है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स मेरी होती है न्यूटन। इसको हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर हम लेके चल रहे हैं, द फोर्सेस, ताकि आपको ना जो जो भी दुनिया में फोर्स है वो आपको पता लगे, ताकि आप क्वेश्चन जब करो तो समझ सको कि यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है। नहीं तो लोग बच्चे अटक जाते हैं, सर मेरे को तो पता ही नहीं है कि यहाँ पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, मैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ। तो अभी आप समझ लो आराम से फोर्सेस क्या होती है, कौन कौन से फोर्सेस होते हैं। तो मुझे पता चल गया फोर्सेस क्या होता है, एक ब्रीफली आइडिया पता चल गया। एसआई यूनिट मुझे पता चल गई न्यूटन होती है। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे और अच्छे से। और अप्रोक्सीमेटली मैं अगर बात करूँ, अप्रोक्सीमेटली
जो न्यूटन है, ये न्यूटन, इट इज़ द फोर्स, ठीक है, न्यूटन के बारे में बात कर रहा हूँ, इट इज़ द फोर्स needed to hold a body of mass 102 gram near the अर्थ सरफेस। ठीक है, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, फिर भी मैंने बता दिया कि जो 1 न्यूटन है मेरा क्या है, अगर आप 102 ग्राम का आपके पास ऑब्जेक्ट है तो उसको होल्ड रखने के लिए जो आपको फोर्स लगानी पड़ रही है वो कितनी है, वो 1 न्यूटन है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जो मेरा फोर्स है ना, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पता होगा फोर्स का एक मैग्नीट्यूड भी है। और जब फोर्स लगा रहे हो तो किसी डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो ना, ऐसे नहीं कहीं भी आप फोर्स लगा देते हो, एक डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो। तो फोर्स के पास मेरा क्या है, मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है। ठीक है, प्लस एक और चीज़, ये अकॉर्डिंग टू ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग ये ऐड होती है, इसलिए मेरी वेक्टर क्वांटिटी है अकॉर्डिंग टू ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। और यही तीनों चीज़ें क्या हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं मेरी वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि यार मेरी फोर्स वेक्टर क्वांटिटी भी है। अभी दुनिया में जितने भी फोर्स हैं ना उनको ग्रुप कर दिया गया, जो भी नेचर में फोर्स हैं दुनिया में जितने भी फोर्स हैं उनको ग्रुप करके 4 भागों में बांट दिया गया। डेट इज़ मेरे फोर्सेस हैं नेचर में। ठीक है, कौन कौन से फोर्सेस है, तो पहला मेरा फोर्सेस जो होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इस पर एक पूरा चैप्टर भी है हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा है मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा है मेरा न्यूक्लियर फोर्स। एंड फोर्थ वन इज वीक फोर्स। ठीक है, तो इन भागों में बटा हुआ है, ग्रेविटेशनल पहला, सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, थर्ड न्यूक्लियर, चौथा वीक फोर्सेस। बाकी जितने भी बचे हुए वीक फोर्सेस हैं वो इसमें ऐड कर दिए। तो एक और क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, क्या हमें फोर्स लगाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को टच करने की ज़रूरत है? समझ रहे हो, जैसे हम कभी गेट को खोलते हो तो हमें टच करके उसे खोलना पड़ता है, या मैं बुक को उठा रहा हूँ तो मुझे टच करके उठाना पड़ रहा है, या टेबल पे रखी है तो टच हुई है। क्या टच करने की ज़रूरत है? एक्चुअली में नहीं। ठीक है, इसका आंसर है नो। ठीक है, वाई? क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, ये बिना टच करे भी लग जाती हैं। ठीक है, ये आप आगे देखोगे कि टच करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कॉन्टैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पे चले जाओगे, बिल्कुल मैक्रोस्कोपिक लेवल पे चले जाओगे, तो कोई ऑब्जेक्ट टच होता ही नहीं है आपस में। ठीक है, या आप यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, बहुत सारी मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन हम जब क्वेश्चन करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि दो बॉडी कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, हम क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं, एक मैक्रोस्कोपिक एक सर्टेन रेंज पर बात कर रहे हैं जहाँ पे हम मान के चलते हैं कि बॉडी टच हो रही है, कॉन्टैक्ट में है बॉडीज़। ठीक है, तो मुझे क्या समझ आया, फोर्सेस क्या होता है, ऐसा यूनिट होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है फोर्स जो है, और फोर्सेस नेचर में किस किस प्रकार में मिलती है। डेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक फोर्सेस। अभी हम ग्रेविटेशन फोर्स को लेकर चलते हैं पहले ना, सबसे पहले इसको भी हम ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स मेरी होती है दो ऑब्जेक्ट के बीच में जिनका मास हो कुछ। सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ए जिसका मेरा मास है m1, मैं मास की बात करूँ, मास और वेट में डिफरेंस होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए खुद से। और सेकंड ऑब्जेक्ट का मेरा मास है m2। तो इन दो ऑब्जेक्ट के बीच ना एक फोर्स लग रही होगी। जो मेरा ऑब्जेक्ट ए है वो कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा, एंड जो मेरा ऑब्जेक्ट बी है वो भी कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की खासियत होती है ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है। डेट इज अट्रैक्टिव फोर्स, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, रिपल्सिव नहीं होती है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव होती है। साइंटिस्ट एक और नई चीज़ है, साइंटिस्ट कुछ नए पार्टिकल ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं जो रिपल्सिव फोर्स भी लगाएं, जिससे, चलो वो अलग बात है। ठीक है, इसको हम नहीं डीप में ले जाते। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लेकर चलते हैं। डेट इज अट्रैक्टिव फोर्स होती है। तो ऑब्जेक्ट ए बी को अपनी तरफ खींच रहा है, एंड बी जो है
ए को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, तो ये मुझे समझ आ गया। और जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है मेरा m1 एंड m2 के प्रोडक्ट के, और एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेरा इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के, ठीक है। तो मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स समझ आ गया कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहा है। तो इसका मतलब क्या, मेरा जो अर्थ एक बड़ा ऑब्जेक्ट है ना अर्थ, और ग्रेविटेशनल फोर्स से सब ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींच रही है, जो भी मेरे पास ऑब्जेक्ट है सबको अपनी तरफ खींच रही है, क्योंकि इसका मास इतना ज़्यादा है कि इसका फोर्स भी बहुत ज़्यादा होता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट्स भी अर्थ को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी जो फोर्स ये जो लगाते हैं वो नेग्लिजिबल होता है। जो अर्थ इनकी तरफ खींचती है वो नेग्लिजिबल होती है, तो इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन अर्थ जो खींचती है इन लोगों को या इन ऑब्जेक्ट्स को, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से खींचती है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा हमको पता चल गया। ऑफ कोर्स इसकी एसआई यूनिट भी इसकी क्या होगी, न्यूटन होगी, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी मेरा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा हम अर्थ, अगर अर्थ को लेकर चलेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम अर्थ के लेकर ही चलेंगे, तो हमेशा नीचे की तरफ लगती है, ठीक है। और नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ इसका एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, जस्ट डेट इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हम डिराइव भी करेंगे, एक्सेलरेशन क्यों कांस्टेंट होता है हम देखेंगे, लेकिन अभी हम मान के चलते हैं क्या, जो नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो कांस्टेंट होता है, डेट इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डेट इज़ आल्सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स हमने जान लिया। यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आएगा, डेट इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इसका हम पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के ऊपर, वहाँ इसको अच्छे से देखेंगे। फिलहाल हमको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया। अभी हम आगे चलते हैं, डेट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। पूरा डीप में नहीं पढ़ना है अभी ना हमको, क्योंकि इसके अलग अलग, इनके अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो वो क्या कहती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मेरी कहती है कि अगर मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, सपोज ए का चार्ज है Q1, सेकंड का चार्ज है Q2, तो इनमें भी क्या लगती है, आपस में फोर्स लगती है, और इनका नेचर अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है, अट्रैक्टिव प्लस रिपल्सिव, ठीक है। अगर Q1 एंड Q2 अलाइक चार्जेस हैं, सेम तरह के चार्ज हैं, पॉजिटिव है, अगर ये भी Q1 भी पॉजिटिव है Q2 भी पॉजिटिव है, तो जो फोर्स होगी वो क्या होगी, रिपल्सिव होगी। लेकिन अगर ये लाइक चार्जेस नहीं है, नॉट अलाइक, ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जो मेरी फोर्स होगी वो अट्रैक्टिव होगी। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड इसमें भी क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसका, Q1 एंड Q2 के प्रोडक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के डिस्टेंस के बीच के, डेट इज़ दिस। आप अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आपके पास आएगा के Q1 Q2 आर स्क्वायर, और के हमारा होता है इक्वल टू 1/4πε। ये अभी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम सिर्फ फोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, मेरी अट्रैक्टिव भी होती है, रिपल्सिव भी होती है नेचर में। ये फोर्स वो होती है जो कि चार्ज पार्टिकल के बीच लगती है, ठीक है। तो ये मुझे समझ आ गई, दो चीज़ें मुझे समझ आ गई, मोटा मोटा मुझे समझ आ गई, ग्रेविटेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है। अभी हम देखते हैं फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। फोर्स बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। सपोज मेरे पास टेबल है, एंड
ठीक है, ये मेरे पास टेबल है, इस पर मेरी एक बुक रखी हुई है। तो अगर मैं ये सरफेस की मैं बात करूँ, ठीक है, और सरफेस को माइक्रोस्कोप में देखूँ ना, तो जो बुक का नीचे का हिस्सा है इस पर कुछ पार्टिकल्स होंगे, एटम्स होंगे, और जो टेबल के ऊपर का हिस्सा है उस पर भी क्या होगा, एटम होगा। और एटम के अराउंड क्या होंगे मेरे पास, इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना। ये अलाइक चार्ज है कि नहीं है, तो ये आपस में क्या होंगे, रिपल्सिव होंगे। तो जितने भी ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो क्या होते हैं मेरे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं, यहाँ से मुझे पता चल गया। तो इस बुक पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा होगा, क्योंकि अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है, वो हमारा क्या होगा, mg, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मुझे पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो क्या होगा, mg होगा। जो ये टेबल है ना, टेबल भी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या लगा रही होगी, फोर्स लगा रही होगी। वो किसकी वजह से लगा रही है, इसकी वजह से। ठीक है, अभी आपको समझ आ गया होगा। लेकिन हम जो मोटे तौर पर देखते हैं हम इसको क्या कहते हैं, रिएक्शन बोल देते हैं, डेट इज रिएक्टिव फोर्स बोल देते हैं हम इसको। और मुझे पता है अगर टेबल पे बुक रखी है, ठीक है, टेबल पे बुक रखी है तो क्या है, स्टेशनरी है। स्टेशनरी है इसका मतलब क्या, आर इक्वल्स टू एम जी है। जो फोर्सेस हैं आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं तभी वो स्टेशनरी है। अगर मेरा एम जी ज़्यादा होता तो बुक नीचे की तरफ जा रही होती विद सम एक्सेलरेशन, ठीक है, या फिर मेरा रिएक्शन ज़्यादा होता तो बुक ऊपर की तरफ जा रही होती विद सम एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर मुझे पता है क्या कहते हैं कि बुक जो है स्टेशनरी है, तो ये दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल आउट हो रही होंगी, तो आर इक्वल टू एम जी है। तो मुझे ये समझ आ गया, फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, मैं इतना डीप में लेके नहीं जा रहा क्योंकि आपको कहीं काम भी नहीं आएगा। मैं डीप में भी ले सकता हूँ, एटम होते हैं, फिर मैं बोर मॉडल, ये वो बेकार की चीज़ है अभी के लिए। बी हम पार्ट लेके चलते हैं, दैट इज टेंशन इन अ स्ट्रिंग और अ रोप। तो सपोज करो कि यार मेरे पास एक रोप है, ये मेरा रोप है, और मैंने एक ऑब्जेक्ट बांध दिया इस पर। तो जब आपने ऑब्जेक्ट लगाया किसी रोप पर, तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा, रोप को नीचे की तरफ बाहर लगाएगा, रोप फोर्स लगाएगा, डेट इज एम जी, अगर मेरे ऑब्जेक्ट का मास एम है। और मेरी जो रोप है सपोज मेरी नेग्लिजिबल मास की है, तो मैं ये मान के चलता हूँ नीचे की तरफ रोप की वजह से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है रोप पर एक नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, बदले में अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन रोप भी तो उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगी। उसी हम फोर्स को क्या कहते हैं, टेंशन कहते हैं। ठीक है, और अगर ये स्टेशनरी है तो यहाँ पर क्या होगा, टी इक्वल्स टू एम जी होगा। अगर ये स्टेशनरी है, ये मेरे पास सिचुएशन है, ये अगर सिचुएशन है तब ये होगा। ठीक है, हर सिचुएशन में नहीं होगा, जो सिचुएशन मैंने बनाई है उसमें ही होगा। तो ये मुझे समझ आ गया, फोर टेंशन इन स्ट्रिंग और रोप से मुझे समझ आ गया। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, डेट इज फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। ये छोटी छोटी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और यही जनरली क्वेश्चन बनते हैं, रिएक्टिव फोर्स पर, टेंशन पर, और एक फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, ये सब किसका हिस्सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का हिस्सा है। ठीक है, तो सपोज मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, मैंने स्प्रिंग को जो है एक वॉल से बांध दिया, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट लगा दिया एक। ठीक है, इसको मैं वर्टिकली लेकर चलता हूँ तो आपको थोड़ा आसान होगा अभी समझने के लिए, क्योंकि हमने सारी सिचुएशन में वर्टिकली लेकर चलेंगे। मेरे पास स्प्रिंग है और मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट लगा दिया, और स्प्रिंग का जो मास है नेग्लिजिबल हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट का मास है एम है, तो मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट जो है स्प्रिंग पे कितना फोर्स लगा रहा होगा नीचे, अब तक तो आपको याद होना जाना चाहिए, डेट इज एम जी। बदले में स्प्रिंग भी तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी। ठीक है, वही फोर्स क्या है मेरा, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। लेकिन स्प्रिंग में क्या होगा, रोप तो देखो जितना स्ट्रेच हो गई वो स्ट्रेच थी, लेकिन स्प्रिंग में क्या होगा, जब फोर्स लगा, सपोज पहले हम एक कंडीशन लेके चलते हैं, सपोज मेरे पास स्प्रिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगाया मैंने, तब इसकी जो डिस्टेंस था डेट इज एल। ठीक है, एल इसकी लेंथ है जब मैंने कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। सेकंड कंडीशन मैंने क्या किया,
मैंने एक ऑब्जेक्ट लगा दिया, जैसे ही मैंने स्प्रिंग में ऑब्जेक्ट लगाया तो हम जानते हैं क्या स्प्रिंग जो है एक्सपेंड करेगी, वो थोड़ा सा एक्सपेंड करेगी जब मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया। और नीचे कितना भार लग रहा है, एम जी। बदले में स्प्रिंग भी तो ऊपर की तरफ भार लगा रही होगी, डेट इज फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। और इसकी एक वैल्यू होती है, पर्टिकुलर वैल्यू होती है, डेट इज एफ इक्वल्स टू के एक्स। और ये जो मेरा एक्स है वो क्या है, ये जो चेंज इन लेंथ आया है ना, ये जो लेंथ में चेंज आया है ये है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हुक्स लॉ। ये आप आगे पढ़ोगे तो मैं इसको अभी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ आप जान लो ये होता है हुक्स लॉ, ठीक है। के मेरा क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाए शायद आपसे। तो मुझे ये समझ आ गया कि स्प्रिंग में मैंने कोई ऑब्जेक्ट लगाया, नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग भी ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, जो मेरा इसके इक्वल होता है, डेट इज के एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या, जितना ज़्यादा मैं उसको खींचूंगा, जितना ज़्यादा मैं एक्स को बढ़ाऊंगा, जितना ज़्यादा मैं चेंज इन लेंथ करूंगा, उतना ज़्यादा ही स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा ऊपर की तरफ, उतना ही ज़्यादा ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी स्प्रिंग, ठीक है। इस सिचुएशन को लेकर चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यही आप लेकर चलना। नाउ के जितना ज़्यादा होगा, मेरा के जितना ज़्यादा होगा, के की वैल्यू मेरी अगर ज़्यादा होगी, ठीक है, मुझे नहीं पता कितनी ज़्यादा, लेकिन अगर मान लो के लार्ज है, आप आगे पता चलेगा किस चीज़ से लार्ज है, लेकिन अभी आप मान के चलो के लार्ज है। इसका मतलब क्या, जो स्प्रिंग फोर्स लगा रही है वो बहुत ज़्यादा लगा रही है, ठीक है। थोड़े से अगर मैं थोड़ा सा भी नीचे फोर्स लगा रहा हूँ, स्प्रिंग ऊपर की तरफ बहुत फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो अगर के लार्ज है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि स्प्रिंग जो है मेरी स्टिफ है, बहुत हार्ड है, ठीक है। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाता है कि के बहुत लार्ज दिया हुआ है किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी से, और तो स्प्रिंग क्या है, स्टिफ है, सॉफ्ट है। तो अगर के लार्ज है तो स्प्रिंग जो है सॉफ्ट होगी, और के अगर स्मॉल है तो स्प्रिंग क्या होगी, सॉफ्ट होगी। तो ये मुझे समझ आ गया यहाँ से, ठीक है। तो हमें क्या क्या पता चला, फोर्सेज जो हमारे क्वेश्चन में आ सकते हैं, डेट इज फोर्सेज बिटवीन टू सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट, टेंशन इन अ स्प्रिंग और अ रोप, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि जब आप क्वेश्चन आओगे ना तो फोर्स भूल जाओगे, यार ये भी फोर्स था इस पर, तो एक भी फोर्स बोले क्वेश्चन पूरा गलत। अभी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, सपोज द एग्जैक्ट चार्ज न्यूट्रली डज नॉट होल्ड न्यूट्रली, चलो यार रहने दो, ये क्वेश्चन है थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से जुड़ा हुआ है, तो आप क्लास 12th में आपके वो चैप्टर आएगा, वहाँ पे आप अच्छे से समझ लोगे। अभी मैं कराऊंगा तो खामखा आप कंफ्यूज हो जाओगे, और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस पे डाउट होने लगेगा, तो अभी रहने देते हैं। नेक्स्ट हम हमारा आता है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ये अब हम तब पढ़ेंगे जब हम एटम के बारे में पढ़ रहे होंगे, उसके बाद हम जाके जब न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन वगैरह तब पढ़ेंगे, उस टाइम हम न्यूक्लियर फोर्स को पढ़ेंगे, क्योंकि अब आगे जब आप जो भी आप चैप्टर पढ़ोगे उसमें ये काम भी नहीं आने वाली है, ठीक है। उसके आगे हमारा आता है वीक फोर्स, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा क्या नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्कोप ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। स्कोप क्या है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना उसको हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। फिजिक्स भी अलग अलग पार्ट में बटी हुई है, क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स जो मॉडर्न फिजिक्स होती है। तो ये भी आप जब चैप्टर्स पढ़ते रहोगे ना तब आपको समझ आने लगा, अच्छा ये क्लासिकल फिजिक्स है। जब आप एटम पढ़ोगे, मॉडर्न फिजिक्स के बारे में जानने लगोगे धीरे धीरे, क्वांटम फिजिक्स के आप तरफ पढ़ोगे, तब ये चीज़ें आपको वापस याद आएंगी। अभी मैं इसको पढ़ा दूंगा तो कोई मतलब नहीं, ठीक है, तो रहने देते हैं। जो मेन चीज़ थी फोर्सेस के बारे में वो यही थी, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, टेंशन इन अ स्ट्रिंग और अ रोप, फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये आप ऊपर से याद रखना मोटा मोटा, फोर्सेज कितने तरीके होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक फोर्सेज। ये फोर्सेज हम वापस पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये भी हम आगे देखेंगे, बाकी सब ठीक है, ओके। तो ये चैप्टर हमारा होता है एंड, द फोर्सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में
जब जब वो चैप्टर आ रहा है तब तब उस फोर्स को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। हमने एक बार में कर दिया डिफाइन, जो जो हमारे काम आएंगी, ठीक है। तो ये चैप्टर हम खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।